हम आपका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। आप हैं विभा मिश्रा। इन्होंने आईएसएस 2025 में एमएससी के बाद 1 साल की तैयारी में 8वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, इनके बारे में आपको बताते हैं, उन्हीं से जानकारी लेके। विभा, कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी स्कूलिंग के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में। ठीक है, शुरुआत से कैसे अभी तक का रहा है, कुछ अपना डिटेल बताएं। सर, मेरा स्कूलिंग यहीं लखनऊ से ही रहा है, सेंट एंथनी पब्लिक स्कूल। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा बीएचयू से रहा 2019 से 2022 तक। और फिर उसके बाद मेरा एमएससी भी वहीं बीएचयू से ही, मास्टर्स स्टैट्स में ही 24 तक मेरा कंप्लीट हुआ। अच्छा अच्छा। मास्टर्स के बाद क्या कोई जॉब वगैरह की या सीधे तैयारी शुरू की? मास्टर्स के साथ मेरा कॉलेज प्लेसमेंट ही हो गया था। अच्छा तो अच्छा। 1 1.5 महीने काम किया था मैंने। किस कंपनी में काम किया? एचियोलिटिक्स था, स्टार्टअप कंपनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने ड्यूरेशन तक किया वहां पे? 1 1.5 महीने किया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद तैयारी शुरू की? हाँ सर, तो उसके बाद तैयारी किस मंथ से स्टार्ट की आपने? मैंने सितंबर। सितंबर से स्टार्ट किया आपने तैयारी? अच्छा 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 अच्छा। आईएसएस के बारे में कब सुना, कब जाना आईएसएस के बारे में? तो सबसे पहले हमारी फैमिली में ही एक मेंबर के बारे में सुना था, हम्म। रिलेटिव्स में ही, कि आईएसएस जैसे कोई जॉब है। तब मेरा बस वही 12th कंप्लीट ही होने वाला था। अच्छा और उनका बीएचयू से ही मास्टर, बीएचयू से ही सब कुछ था और स्टैट सब्जेक्ट था। तो मेरा भी उस समय बस बीएचयू का ये एंट्रेंस एग्जाम निकला था। और हम लोग स्टैट्स का सब्जेक्ट उस समय डिसाइड कर रहे थे कि क्या मतलब सब्जेक्ट लेना है बीएचयू में। तो उस समय जस्ट ये सुना था कि आईएसएस में किसी का निकला है अपने फैमिली मेंबर में। तो उस समय स्टैट्स इसलिए ले ली थी मैंने। अच्छा। एंड फिर आगे चल के ग्रेजुएशन में कई लोगों से सुना था। और फिर बाद में मास्टर्स में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ग्रेजुएशन में तो नहीं पर। ग्रेजुएशन भी बीएचयू से किया? हाँ, ग्रेजुएशन भी अच्छे अच्छा से। अच्छा अच्छा। आईएसएस की तैयारी में किस टाइप की डिफिकल्टीज लगी प्रिपरेशन में, कि क्या दिक्कतें आई? कहाँ पे लगा हमें काम करने की जरूरत है? कहाँ पे लगा वो चैलेंजिंग है? सर, सबसे पहले तो जब मैं कॉलेज में प्रिपरेशन मास्टर्स में मैंने स्टार्ट की थी, तो सबसे ज्यादा कंटेंट का प्रॉब्लम था। कि जो पढ़ रहे हैं ये मतलब खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो पढ़ रहे हैं ये सही है कि नहीं। एक ही टॉपिक के 4 4 डेफिनेशन अपने पास रखे हुए थे। तो मेन एग्जाम हॉल में जब लिखते थे तो समझ नहीं पाते थे कौन सा वाला लिखे। या फिर उसमें डिसाइड करने में कम से कम 1 2 मिनट चला जाता था कि क्या कौन सी वाली डेफिनेशन। या कभी कभी मिक्स करके लिखते थे। राइटिंग इशू था थोड़ा, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी और राइटिंग स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और उसके साथ में न्यूमेरिकल मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते थे पहले। फिर इधर साइड जब मैंने कोचिंग की तो कंटेंट वाली प्रॉब्लम पहले तो सॉल्व हुई। और क्योंकि कंटेंट पता चल गया था तो मैं और बाकी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि राइटिंग इशू और स्पीड इशू, ये सब अपना मेंटेन कर पाई, क्योंकि कंटेंट अब मुझे क्लियर था कि मुझे इतना ही करना है। तो वो आराम से किया मैंने। नहीं, ये जो आपने सितंबर से तैयारी स्टार्ट की, सितंबर से मई तक में, इस ड्यूरेशन में कब आपको लगा कोई दिक्कत है, या कभी कभी बीच में भी लगा होगा कि छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा? ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना तैयारी हाँ। में। तो क्या इस फेज में बताओ कैसा क्या फील हुआ, क्योंकि बच्चे उस बात को डिस्कस नहीं करते कि कभी अप्स भी आए, कभी ये मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि हम चीजों को बैलेंस नहीं बना पाते तैयारी का। तो इस दौरान में क्या कभी लगा, कि कभी लगा कि हमसे नहीं होगा बीच में, और हो सकता है कई बार लगाओ, कैसे सर, उसको जैसे कि मैनेज कई किया? बार सिलेबस बहुत ज्यादा लगने लगता था, कोचिंग में टेस्ट बहुत होते थे। कोचिंग में जब परफॉर्म नहीं कर पाते थे तब लगता था कि नहीं कर पाएंगे। सिलेबस जैसे बहुत ज्यादा, जब रिवीजन नहीं कर पाते थे पूरा कंप्लीट, एटलीस्ट सिर्फ कोचिंग का एक पेपर के टेस्ट के लिए भी पूरा रिवाइज नहीं हो पाता था। तो लगता था कई बार कि जब ये नहीं हो पा रहा है तो फिर फाइनल में क्या कर पाएंगे। तो उधर तो बहुत ज्यादा अप डाउन आते थे, कोचिंग परफॉर्म नहीं हो पाता था तो। और बीच बीच में जैसे मेरा तो राइटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था। तो स्पीड्स लेकर के बहुत ज्यादा उसमें बहुत टेंशन होती थी, जितना ज्यादा बना सके। और कंप्यूटर और न्यूमेरिकल एनालिसिस ये बहुत ज्यादा छूटे हुए थे। तो इन्हें कंप्लीट कर, इन पे बहुत ज्यादा उधर साइड काम करना पड़ा। और मतलब अगर इस पे देखे कि
मैंने बात जो पूछ रहे हैं कि आपसे जब जब हम लोग पेपर 3 कंप्लीट करते हैं तो बच्चे कहते हैं एकदम से सिलेबस का बर्डन आ गया है एकदम से, जबकि हम लोगों के पास गैप हमेशा रहता है, 1 डे अल्टरनेट गैप रहता है हम लोगों के पास, हम लोग का शेड्यूल ऐसा रहता है। तो जब हमने थर्ड पेपर कंप्लीट किया तो कैसे मैनेज किया कि 1 और 3 दोनों थे, उसके बाद आपके टेस्ट भी आ रहे थे, सेकंड पेपर भी शुरू हो गया था, उस ड्यूरेशन में बच्चे कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते, सेकंड लेके चले, थर्ड जो हो चुका उसको रिवाइज करें, या 1 जो कंप्लीट हुआ उसको हम फिर से देखें, यहाँ पे कैसे स्ट्रेटजी क्या बनाई? सर पेपर 1 एटलीस्ट जितना कोचिंग में चल रहा था, मैं जो 1 डे का गैप मिलता था उसमें तो पूरा पूरा जितना होमवर्क रहता था या फिर जैसा भी रहता था उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करते थे, और जो पुराना हुआ है वो पूरा रिवीजन करते थे। थर्ड में जितना कराते थे सर मतलब कोचिंग में, उतने के रिलेटेड जितने पीवाईक्यू थे एटलीस्ट मैं उसको साथ साथ करती जा रही थी, तो उससे मैं लर्न भी करते जा रहे थे और साथ में पीवाईक्यू भी सॉल्व होते जा रहे थे, और ये भी क्लियर होता जा रहा था कि एक टॉपिक में क्या क्या हम पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं। तो इसके लिए मतलब मैंने पूरा एक डायरी में लिख रखा था कि किसी भी टॉपिक में, जैसे सैम्पलिंग का है तो सैम्पलिंग में पर्टिकुलर ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने एक साथ लिख रखा था। तो मुझे सिर्फ वो देखना रहता था कि उन क्वेश्चंस में, जैसे सैम्पलिंग हमारी कोचिंग में चलिए, तो उन क्वेश्चंस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कौन कौन से जो अभी क्लास में आज करवाया गया, दूसरे दिन उसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। तो ऐसे कोचिंग के साथ मेरे सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर होते जा रहे थे, लर्न भी होता जा रहा था, क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन पीवाईक्यू के मिल जाते थे। 1-2 बार देख के लिख लिया, 2-3 बार बिना देखे लिख लिया, तो साथ साथ याद होता चला जाता था। तो थियोरेटिकल पेपर तो बहुत इजीली इस तरीके से होता चला गया था। और इसमें तो जो इतने ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं इनका तो साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने पीवाईक्यू साथ में गुप्ता कपूर वगैरह जितना ज्यादा लगा लेते हैं उतना ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब थर्ड पेपर जैसे हम लोगों का खत्म हुआ तो बच्चे क्लेम करते हैं एकदम से बहुत बर्डन आ गया, बहुत बर्डन, यहाँ पे कैसे मैनेज किया? जबकि एक दिन का गैप रहता है, हर बच्चे के पास रहता है एक दिन का गैप। अब उस पर ये दिक्कत होती है, थर्ड पेपर उसको करना है, अब बच्चे क्लेम करते हैं याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, शिकायत रहती है, फिर सेकंड अलग से स्टार्ट हो गया लोगों का, यहाँ पे कैसे मैनेजमेंट? सर अगर साथ साथ करते चलेंगे तो उतना प्रेशर आएगा ही नहीं। अगर वो मतलब थर्ड साथ साथ करते आ रहे हैं, अगर साथ साथ पीवाईक्यू करते चल रहे हैं, सब कुछ साथ साथ, हमने सारे पीवाईक्यू करने के बाद भी हमारे पास पूरा 24 घंटे का इधर टाइम रहता ही है, तो पूरे दिन हमसे पीवाईक्यू, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू में, या फिर 7-8 क्वेश्चन हो गए मैक्स टू मैक्स, तो इतना 6-7 घंटे में हो जाता है। तो उसके बाद जो टाइम बचता है तो पुराना जो भी किया हुआ है उसको भी रिवाइज करते चले साथ में, तो उतना प्रेशर नहीं बढ़ेगा। पहले से जो चीज कर रखे, पहले रिवीजन और दूसरे रिवीजन सब में अंतर होता है, पहले रिवीजन में ज्यादा टाइम लगता है, दूसरे में थोड़ा कम टाइम लगता है। उसी चीज को रोज रोज रिवाइज करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगता है, तो लास्ट तक उतना प्रेशर नहीं बनेगा अगर साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। अच्छा, थर्ड पेपर में बच्चे कई बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा कोर्स कराया गया है, क्या उसमें कुछ छोड़ दें? क्या तुमने तैयारी में कुछ छोड़ा उसको, नहीं या सर, पूरा सिलेबस तैयार किया? छोड़ना कुछ भी नहीं है, बल्कि हाँ छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, मतलब जितना आपके उसमें था उसमें तो मैंने कोई भी टॉपिक। कई बार बच्चे हम लोग पूछते हैं कि जब लास्ट टाइम आता है तो प्रेशर इतना ज्यादा होता है, उसको हैंडल करना मुश्किल होता है, तो वो हमसे पूछते हैं कि सर सैम्पलिंग छोड़ दें, डिमांड छोड़ दें। तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि छोड़ना बेनिफिशियल होगा या मैनेज कर सकते हैं? अगर वो चाहे प्लान अच्छा करे तो शायद वो तैयार कर सकते हैं। नहीं सर, उस टाइम पे मुझे भी कई बार लगता था कि छोड़ दूं, लेकिन आपसे जब पूछती थी तो आप मना कर देते थे। तो लेकिन क्योंकि आप कहते थे सिर्फ इसलिए मैं रिवाइज कर, जैसे डिमांड वगैरह था तो मैं छोड़ने को बहुत बार सोचती थी, लेकिन आप बार बार बोलते थे कि नहीं रिवाइज करना ही पड़ेगा वरना फिर अगली बार करना, तो मैं कर लेती थी सिर्फ आप कहते थे इस वजह से। और फिर उसका लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखा मुझे। मतलब कोर्स करना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, अगर आपने कराया है तो मतलब फंसेगा तो है ही, कहीं ना कहीं तो फंस जाएगा। अच्छा, एक बच्चे बात करते हैं कि आईएएस की प्रिपरेशन में यूपीएससी का बड़ा हुआ रहता है, बड़ा डर रहता है लोगों के दिमाग में, है? क्या प्लान बी भी सोचा कभी था? क्या तुमने सोचा था कि वापस कंपनी में वापस चले जाएंगे, या कोई और प्लान भी था आईएएस के अलावा अल्टरनेट? सर मेरा पहले से मतलब कॉलेज के साथ में गेट क्वालिफाई था, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैंने नेट भी क्वालिफाई कर रखा था, तो अगर करना होता तो मैं पीएचडी साइड जाती, ताकि थोड़ा बहुत टाइम होता है ऐसे निकाल के मैं अपना आईएएस। मतलब प्लान भी था कि आईएएस के बाद हम पीएचडी में जा सकते हैं? हाँ, यहाँ का प्लान भी था, है ना, कि अगर यहाँ से कुछ लगता है ना, तो पीएचडी हमारे लिए ऑप्शन है। यस, है ना? अच्छा, तैयारी के दौरान बच्चे कहते हैं कि कभी कभी मोटिवेशन लैग करता है ना, कभी कभी बहुत डाउन फील करते हैं, है ना? जैसे जैसे तैयारी शुरू में तो बड़ा सिलेबस हल्का होता है तो कोई प्रेशर नहीं होता, तो ये खुद को मोटिवेटेड रखना, ये कैसे रखा विभा? खुद को जैसे उसी इंटेंसिटी से, जैसे आप 9-10 घंटे लेके चल रहे हैं, वैसे कैसे बनाए रखा उस टेम्पो को प्रेपरेशन के दौरान पूरा टाइम? सबसे ज्यादा मोटिवेशन जो कोचिंग टेस्ट होते थे
उनसे बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि कंसिस्टेंसी उनसे बनी रहती थी कि हाँ ये टेस्ट है, तो उस टेस्ट में जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट है तो एटलीस्ट वो टॉपिक कंप्लीट करके रखना है। तो जो टेस्ट होते थे वो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग, उसमें अगर स्कोर हो गया तो अच्छा लगता था, ठीक है, और अगर नहीं होता था तो और ज्यादा उसमें काम करना होता था। तो ये मुझे लगता था जो बीच बीच में हमारे कोचिंग टेस्ट होते थे वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन वाले फैक्टर होता था, और उसी से सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती थी, वरना बीच बीच में छूट जाता था। मतलब आपने टेस्ट को टारगेट करके पढ़ाई की हाँ, हमेशा, और कोर्स अपने आप होता चला गया कोर्स ना? उसी के साथ होता चला जाता है। अगर आप टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं हाँ, तो आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाता है। हाँ, हाँ। अच्छा, कई बार स्टैटिस्टिक्स साथ जीएस और इंग्लिश को मैनेज करना मुश्किल होता है साथ साथ में, तो जीएस इंग्लिश को कैसे मैनेज किया? डेली पढ़ाई की, वीकली किया, दो दो दिन छोड़ किया, कोचिंग के साथ चले, कैसे किया आपने? कोचिंग की क्लासेस मैंने रेगुलर की थी, मतलब जीएस की क्लासेस तो मैंने एक भी नहीं छोड़ी थी, ताकि घर में कम से कम प्रेशर बने। थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर क्लास कर रखी है तो सिर्फ एक बार देखेंगे तो चीजें याद आ जाती हैं। और इंग्लिश भी उतना स्कोरिंग है इंग्लिश उसके कंपैरिजन में, तो इंग्लिश में तो बस थोड़ा थोड़ा देखा था, बहुत ज्यादा नहीं। और लिखना उसमें ज्यादा है, एटलीस्ट पीवाई की अगर प्रैक्टिस कर लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास थॉट्स और वो लिखे हुए हैं हमने अपने साथ कोटेशंस वगैरह, तो हम लोग इंग्लिश में बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। जीएस में यह है कि कंसिस्टेंसी थोड़ा ज्यादा चाहिए, करंट से अब थोड़ा ज्यादा कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन ज्यादा बनने लग गए। करंट की तैयारी कैसे बनाए रखी करंट में? सिर्फ करंट के लिए मैगजीन फॉलो करते थे, मंथली मैगजीन। हाँ अच्छा, एक मंथली मैगजीन कितना टाइम ले लेती थी विभा तैयार करने आपको? सर, यूजुअली क्योंकि कुछ सारी पूरी मैगजीन तो नहीं पढ़ते थे, कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें पर्टिकुलरली पढ़ते थे, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब क्योंकि वीकली वीकली पढ़ते थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ वीकली वीकली मैगजीन पढ़ते थे, तो मुझे लगता है वही 3-4 लास्ट में पेपर जब हम लोगों का वीकली होता था तब तक कंप्लीट कर लेते थे। हर हाल में मतलब कोचिंग के टेस्ट के समय आपका हो जाता था? टेस्ट को टारगेट हमेशा बना के रखा था कि सिलेबस में भी टेस्ट को दिया। अच्छा, क्या करंट अफेयर्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स किए या कौन से छोड़े आपने करंट अफेयर्स में? जैसे साइंस वाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक्स छोड़ दिए थे। उसमें इकोनॉमिक्स का, वुमेन रिलेटेड है, कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ये सब जरूर करते थे। या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड भी थोड़े बहुत, क्योंकि आजकल हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा कंटेम्प्रेरी टाइप आते हैं, तो उनको कनेक्ट कर लेते हैं। और इंटरनेशनल वर्ल्ड रिलेटेड जो टॉपिक्स होते थे उससे भी अब थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो रहा है, तो उधर भी इंटरनेशनल रिलेशन वाले क्वेश्चंस ये सब कवर करते थे यूजुअली, इन सब पे ज्यादा फोकस करते। तो करंट की मैगजीन आपकी एक महीने में हो जाती थी? मतलब हाँ। एक महीने में एक मंथ की मैगजीन कवर हो जाती थी? यस सर। क्या टेस्ट के लिए आपने करंट में एक ही बार पढ़ा है कि 2 बार रिवाइज किया? करंट अफेयर्स के टेस्ट में क्या किया? कैसे रिकॉल हुआ? हाँ। टेस्ट टाइम पे एक बार रिवाइज कर, मतलब पढ़ती थी उस टाइम पे, जो इम्पोर्टेंट लगता था उसे हाईलाइट कर लेती थी। अच्छा। लेकिन फिर दोबारा मतलब सोचती थी कि पढ़ लूंगी, पर पढ़ नहीं पाए थे। बट एग्जाम टाइम पे, क्योंकि जब हमारी कोचिंग बंद हो गई थी उस टाइम पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था, एटलीस्ट उसे एक बार रिवाइज किया। अच्छा, उसका कई चीजें वो रिकॉल हुआ, उसका फायदा मिला जाती। हाँ, ऐसा भी कुछ पढ़ा था। अच्छा। अब क्वेश्चन पूछे कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई की जब प्रिपरेशन चल रही थी आपकी? तो रेगुलर मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, हर दिन सेम, मतलब 8-10 घंटे तो नहीं हो पाता था, लेकिन ये होता था कि 3-4 घंटे, जैसे किसी दिन अगर 10 घंटे पढ़ लिया तो दूसरे दिन उतनी ही इफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाते 8-10 घंटे, तो 3-4 घंटे भी मैक्स टू मैक्स पढ़ लेते तो बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन जैसे हम लोगों का अल्टरनेट डेज कोचिंग होती थी, तो एक दिन कोचिंग होती थी, जिस दिन कोचिंग होती थी उस दिन ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे पढ़ पाते थे, लेकिन फिर दूसरे दिन पूरी एफिशिएंसी के साथ फुल डे पढ़ लेते थे। अच्छा। तो फुल कवर हो जाता था। तो 7-8 घंटे पढ़ाई हो जाती थी उसमें? तो कोशिश करते थे कि 10 घंटे की पढ़ाई हो जाए। अच्छा, 10 घंटे हो जाती जिस दिन क्लास नहीं आपकी हुई? हाँ, जिस दिन कोचिंग नहीं होती थी उस दिन आराम से इतना टाइम निकल जाता। अच्छा। क्या प्रिपरेशन में, तैयारी के दौरान में कोई व्यवधान, कोई इंटरप्शन लगा? सितंबर से जून तक के तैयारी में कोई इंटरप्शन, कोई लगा, ऑब्स्टेकल हुआ है, कोई दिक्कत आई बीच में? जैसे फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, या फिर ऐसे, मतलब जब तक रिजल्ट आता है उस टाइम पे तो हमें लगता है कि हाँ अभी तो निकालना है, या फिर जब नए नए स्टार्ट करते हैं, या फिर इधर अप्रैल मई से टाइम पे तो हम बहुत ज्यादा जोश में होते हैं। इधर जो जैन से मार्च तक का टाइम होता है, इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, उसमें टेस्ट रोल ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना थोड़ा कुछ ज्यादा इंटरप्शन आने लग जाता है जब आपका मोटिवेशन थोड़ा सा डील होता है। अच्छा। और बाकी फैमिली इशू में सिस्टर की मेरे यहाँ एंगेजमेंट आ गई थी। अच्छा। तो हमारा उसमें कितने दिन का लॉस हुआ? उसमें लॉस होने को तो बहुत हो सकता था, पर मैंने अपना मैनेज इस तरीके से किया था। अच्छा। मैंने खुद कोचिंग में आपसे कह दिया था कि मेरा टेस्ट
इस तरीके से रखिएगा कि एंगेजमेंट के एक दिन पहले हो जाए। तो उसमें भी 1-2 दिन का लॉस हुआ पढ़ाई में? हाँ, वो मेरी लास्ट में तबीयत काफी ज्यादा उसकी वजह से खराब गई थी, तो मेरा 5-6 दिन लास्ट में उधर खराब हो गया। कम ये से कब कम की बात, मई या जून? मई में, जून में मेरा 4-5 जून तक तबीयत खराब थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उस बीच में आपने टेस्ट भी रख दिया था और वो टेस्ट अच्छा। इसमें काफी खराब। अच्छा, उसमें भी 5-6 दिन खराब हुए लास्ट टाइम में? हाँ, लास्ट टाइम पे काफी तबीयत थी अच्छा खराब। अच्छा अच्छा। हाँ, 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 अच्छा। अच्छा, आईएसएस में अगर बात करें हम, जीएस की, इंग्लिश की, पेपर, चारों पेपर की, तो कौन से पार्ट तैयारी में लगे डिफिकल्ट है, किन पे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? सबसे ज्यादा मुझे लगता है पेपर 3 में ज्यादा मेहनत की, क्योंकि उसमें एक तो सैम्पलिंग में प्रूफ्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है, तो ओवरऑल बैलेंस बनाना सब में एक साथ वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग जाता था। अच्छा, हम पूरे में पूछे तो पेपर 3 सबसे टफ लगा। हाँ, मुझे तो पेपर, उसके बाद सर मुझे पेपर 1 लगता है कि थोड़ा, क्योंकि उसका भी सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा होने की वजह से लग रहा है, वैसे तो इतना टफ नहीं क्या है। जीएस में भी लगा, कभी डर लगा कि हो सकता है जिसमें क्वालिफाई डर ना तो हो? नहीं, क्वालिफाइंग वाला डर नहीं लगा था, क्योंकि अच्छा। हमने इतना पढ़ रखा था। लेकिन हाँ, स्कोर थोड़ा और ज्यादा होता तो लगता है कि हाँ, जितना ज्यादा इधर से स्कोर कर सके इंग्लिश और जीएस से, उधर उतना प्रेशर कम, ऐसा वाला चीज क्या है। राइटिंग में क्लियरिटी या राइटिंग की स्पीड भी इशू बनी कभी? सब पहले तो था ही 24 और 23 में, मतलब मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत मार्क्स और स्कोर हो सकता था, वो राइटिंग और स्पीड स्पीड की वजह से, खास तौर से, कि मतलब चीजें आती थी बट लिख नहीं पाए, शायद इस वजह से मार्क्स रह गए। थोड़ा सा और लिख लेते तो फिर शायद आ जाता। मतलब अगर आपको आता है और आप लिख नहीं पाए तो फिर फायदा नहीं रह गया, वो वाला प्रॉब्लम था। इंटरव्यू कैसा रहा, इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू मेरा, मतलब क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटरव्यू का, बहुत ज्यादा डर लगा हुआ था। और उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब पूरा फुल्ली डैफ बेस्ड था, हमारा हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस, और एमएससी का प्रोजेक्ट था, और ऑफिशियल स्टैट्स रिलेटेड उन्होंने पूछा था। और एमएससी प्रोजेक्ट मेरा थोड़ा वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड था, तो फिर वुमेन की वजह से आंगनवाड़ी वगैरह ऐसे इश्यूज पे भी चले गए थे। तो फुल्ली मतलब जैसा भी था, मैं वो सब टॉपिक्स लगभग कवर करके गई थी। कुछ भी मेरे लिए बहुत नया नहीं था, जैसा भी था मैं सब कुछ प्रिपेयर करके गई थी। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे बस, इसमें मुझे सॉरी बोलना पड़ा हो, वरना जितने भी स्पेयर्स उन्होंने कवर किए थे यूजुअली मैं सब कवर करके गई थी अपनी तरफ से। इंटरव्यू किसके बोर्ड में रहा, कितने मार्क्स रहे? मेरा शीलवर्धन सर के बैच में था, और 142 स्कोर था मेरा आउट ऑफ 200। अच्छा, कितना ड्यूरेशन चला इंटरव्यू? 40 to 45 मिनट्स तक चला। अच्छा अच्छा। अब लास्ट 1 वीक की प्लानिंग कैसे की तैयारी की? हम लोगों के एग्जाम कंटिन्यूएशन में है, लगातार 3 दिन है, तो लास्ट 1 वीक में कैसे प्लान किया है? लास्ट 1 वीक में मेरा मतलब यही सबसे ज्यादा तो ये था पहले, कि किसी भी तरीके से सिलेबस कवर पूरी तरीके से एक बार, कम से कम 2 बार रिवाइज कर ले जाऊं 1 वीक में। तो उस तरीके से प्लान किया कि 2 दिन में मेरा पेपर 1, मतलब ये पेपर 3-4 एटलीस्ट मैं 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकूं। थ्योरी प्रॉब्लम है, मुझे थ्योरी में ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, ऑब्जेक्टिव में फिर भी कर ले जाती थी। तो उसमें मैं कोशिश करती थी कि जैसे एक पेपर जैसे 1 डे रख दिया, मंडे को मैंने किया सैम्पलिंग किया दिन में, और शाम के टाइम, रात के टाइम मैंने कर दिया डेमोग्राफी। तो पेपर 3 का एक टॉपिक हो गया, एक टॉपिक पेपर 4 का हो गया। और फिर सेकेंड डे मैंने इकोनोमेट्रिक्स उठाया, और उधर साइड मैंने एसक्यूसी उठा लिया। और फिर थर्ड डे मैंने टाइम सीरीज अप्लाइड वाला पूरा उठा लिया। तो इससे मेरा 3 दिन में पूरा पेपर 3-4 थ्योरेटिकल पूरा कवर हो जाता है। बीच बीच में जो टाइम मिलता था तो उसमें मैं यूजुअली कंप्यूटर या फिर ऑफिशियल इनको टाइम दे देती थी। और उसके बाद मैं अपना ये पेपर 2, इसलिए जैसे मेरा ये थर्ड डे में अप्लाइड कंप्लीट किया, इसके साथ में मेरा पेपर 2 कंप्लीट हो गया। एक दिन मैंने और दिया तो पेपर 1। वैसे 3 4 दिन में लास्ट तक अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी तो 3 4 दिन में आप पूरा पूरा रिवाइज कर लेते हो। और बाकी जैसे हमारा 20 21 22 ऐसे पेपर था, तो एकदम लास्ट डे मैंने स्ट्रेटजी रखी थी कि 19 की सुबह तक मैंने पेपर 4 को पूरा रिवाइज कर लिया था। उसी दिन मैंने डेमो और एसक्यूसी स्पीडली रिवाइज किया था कि पूरा 12 बजे तक वो पूरा रिवाइज हो गया। उसके बाद 12 बजे के बाद मैंने इंग्लिश उठाई है, और फिर सिर्फ उसके बाद मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है। फिर 20 को जब हमारा पेपर रहा तो इंग्लिश ही पढ़ा मैंने 19 को 12 के बाद। और फिर उसके बाद 20 में जब इंग्लिश का पेपर हो गया, उसके बाद फिर मैंने इतना अच्छे से हमने जीएस पढ़ रखा था कि उसके बाद मैंने सिर्फ जो हमारा 2 घंटे का जो गैप मिला उसमें मैंने जीएस रिवाइज किया, उसके बाद जीएस का पेपर दे दिया था।
फिर घर जाने के बाद सिर्फ पेपर 1 रिवाइज किया, और पेपर वन का पेपर इधर दिया 21 को सुबह। फिर उसके बाद पेपर 2 इतना अच्छे से रिवाइज कर रखा था। 18 को मैंने शाम को पेपर 2 रिवाइज कर रखा था, इसीलिए 18 को मेरा जो टारगेट था कि पेपर 2 और पेपर 3 मैं जितना अच्छे से देख लूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बीच में मैं पेपर 2 नहीं देख पाऊंगी, ना ही पेपर 3 उतने अच्छे से देख पाऊंगी। तो 18-19 मेरा मेन फोकस था कि मैं ये पेपर 2 और पेपर 3 देखूँ। 19 की सुबह मैंने पेपर 4 देखा था। तो और फिर उसके बाद वहाँ जो बीच में गैप मिला उसमें पेपर 2 देख लिया था। फिर जब पेपर 2 देख करके आए थे 21 को, तो फिर उस दिन सिर्फ पेपर 3 पढ़ा। फिर बीच में जो गैप मिला उसमें पेपर 4। तो इसके मतलब ड्यूरेशन के बीच में ही जो गैप था उसी में पेपर 4, पेपर 2 या जीएस को रिवाइज करने का मौका मिलता है। अच्छा, जीएस का इम्पोर्टेंस क्या लगता है? कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जीएस को सिर्फ क्वालिफाइंग के नज़रिए से पढ़ते हैं कि जीएस जो है पढ़ने में इंटरेस्ट भी कम रहता है बच्चों का, साइंस के बच्चों का, है ना। तो जीएस को कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत से बच्चों का रहता है कि जीएस इंटरव्यू तक जाता है, बच्चे कहते हैं आप इंटरव्यू में अच्छा बोल पाते हैं। तो आपने जीएस को कैसे इंपॉर्टेंस दी और कैसे क्या बिल्डअप किया यूपीएससी लेवल का? तो सबसे पहले तो मतलब जीएस की क्लासेस जो हम लोगों को कोचिंग में हुई वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि उतना ज्यादा अच्छे से बेसिक्स हम लोग 10th क्लास से पूरी तरीके से जीएस छूट चुकी थी। तो फिर यहाँ पे आने के बाद वो जो फिर से पूरा बिल्डअप हुआ था तो वो सबसे ज्यादा यूजफुल था। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हम लोगों को इंटरव्यू में भी हेल्प हुआ था। और बहुत ज्यादा मैंने तो केवल एक पीवाईक्यू शायद अपनी तरफ से लगाया हो, क्लासेस के बाद उतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। हाँ, इंटरव्यू टाइम पे थोड़ा करंट पे न्यूज़पेपर, इन सब पे न्यूज़पेपर मैंने इसी पे टाइम पे पढ़ना स्टार्ट किया जब मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। उसके पहले सिर्फ ये मैगजीन चल रही थी और या फिर जो क्लासेस चलती थी, करंट के लिए मैगजीन पढ़ लेते थे और बाकी जीएस जो क्वालिफाई करना मतलब ये रिटर्न पेपर था उसके लिए क्लासेस रहती थी। टेस्ट मतलब मेरा मेन टारगेट रहता था कि टेस्ट से पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट रखना है। फैमिली का सपोर्ट कैसा मिला तैयारी के दौरान? जब से डिसाइड किया नौकरी छोड़ के आए तो लोगों ने कहा नहीं कि ये गलत किया है, और इतनी सिक्योर नौकरी छोड़ के आप यूपीएससी की अनसर्टेन लाइन में आ रहे हैं, बहुत लोग ऑब्जेक्ट किया होगा। हाँ, तो कहाँ से सपोर्ट मिला, कैसे क्या हुआ? बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्होंने मतलब बोला कि सब कुछ छोड़ते जा रहे हो, गेट हुआ है तो आईआईटी छोड़ दी है, जैम हुआ तो आईआईटी छोड़ दी है, फिर अब प्लेसमेंट हुआ तो जॉब छोड़ दी है, सब छोड़ते जा रहे हो सिर्फ एक आईएएस जॉब के लिए। तो फिर ये सब सुनने को तो मिलता है, बट फैमिली सपोर्ट था मेरे साथ, बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट था। मतलब फादर वाज लाइक कि अगर तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं सपोर्ट करूंगा। तो फिर मैंने भी बोल दिया था ठीक है, मुझे फिर जॉब छोड़नी है, मुझे आईएएस करना है। तो पापा ने कहा था ठीक है तुम करो, मैं देख लूंगा जैसे भी है। फिर मैंने जॉब छोड़ी थी और बीच बीच में बहुत बार अप डाउन होते भी थे, लेकिन कभी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ कि बीच क्यों। बीच में बच्चे कहते हैं कि हम रात दिन पढ़ रहे हैं और लोग अर्निंग कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। ये वाला फील आता है जब खास तौर से जब आपने अर्न करना एक बार स्टार्ट कर दिया हो, तो बहुत बार लगता है कि या फिर आपके कोई फ्रेंड्स मेंबर्स सब कमा रहे हो आसपास, तो फिर लगता है अरे यार वो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, हम ही देखो जैसे अभी तक इसी में लगे हुए हैं। तो वाला फील आता है, हमें भी लगता था। लेकिन फिर जब ये वाली अचीवमेंट आ जाती है तो फिर ये सब मतलब फिर लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि छोड़ दिया था। उससे पहले तो सच में जब तक नहीं निकलता है तब तक लगता है कि यार गलत तो नहीं कर दिया, सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, कर शायद वही कर रहे होते बेटर रहता। लेकिन आज जब अचीव हो गया है तो फिर अच्छा लग रहा है कि अच्छा डिसीजन था कि हमने छोड़ दिया था। लेकिन फैमिली सपोर्ट बहुत था।